हिमालयन डायलॉग्स के सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज भुवन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी वो बिमला बहुगुणा जी को अंतिम विदाई देकर आ रहे हैं, भावुक हैं। तो इसी बहाने उनके साथ बिताए जो दिन उनके रहे हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। भुवन पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी, आपको बहुत बहुत आपके और आपके हिमालयन डायरी के तमाम श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। बिमला जी के आप अंतिम संस्कार से लौटे हैं, कितना भारी मन से विदा किया, कुछ वहाँ के दृश्य मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा विजुअलाइज करें। थोड़ा भावुक करने वाला सवाल है, क्योंकि मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उनके संरक्षण में 6 साल उनके साथ रह करके की है। मैंने वर्किंग लिखा भी था अपने फेसबुक पे कि कोई मई 97 की बात थी, तब मेरी ग्रेजुएशन पूरी करके छात्र राजनीति, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का ये सब देख करके और फिर 1 साल का गैप लेके कि आगे की पढ़ाई करूंगा, ये सोचने के लिए मैं टिहरी आंदोलन में ऐसे ही एक विजिटर कार्यकर्ता के तौर पर गया था। और मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय 10-15 दिन 1 महीना रह करके वहाँ के हालात और जायजा समझूंगा, क्योंकि उस समय नर्मदा और टिहरी का आंदोलन दोनों बड़ी सुर्खियों पर था राष्ट्रीय स्तर पर और पर्यावरण के तमाम सवाल उठा रहे थे, नदियों का सवाल उठा रहा था, बड़े बांधों के सवाल उठ रहे थे। तो मैं क्योंकि छात्र था तो एक जिज्ञासावश वहां पहुंचा था। क्योंकि वहां गंगा हिमालय कुटी का सारा प्रबंधन, वहां आने वाले लोगों का ध्यान रखना, उनको भोजन कराना, उनकी एक आवभगत करना, उनको अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं होते थे उनको पूरे मुद्दे से वाकिफ कराने की एक तरीके से जिम्मेदारी बिमला माता जी। जब मैं पहुंचा तब सुंदरलाल बहुगुणा जी उस समय कहीं प्रवास पर थे, तो बिमला माँ जी थी अकेले। तो उनके साथ मेरा पहला संपर्क हुआ और शुरुआत के दिन भी बीते और उन्होंने जिस मातृत्व भाव से और कार्यकर्ता भाव से मेरे को न केवल टिहरी बांध आंदोलन की जो जमीनी परिस्थितियां हैं उनके बारे में बताया, बल्कि उससे महत्वपूर्ण बात जो उनके साथ मेरी होती रही हमेशा, वो सरला बहन से शुरू होती थी। क्योंकि उनकी जो गुरु रही और मार्गदर्शक रही और जिनके सानिध्य में उन्होंने अपना शिक्षण लिया, वो लक्ष्मी आश्रम में पली बड़ी पहले बैच की छात्रा रही लक्ष्मी आश्रम की। और उस समय सरला बहन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों की और जो अन्य गरीब परिवारों की बच्चियां थी उनको छात्रावास में रख करके पढ़ाने का काम शुरू किया। तो वो वहां से अपनी बात शुरू करती थी कि कैसे सरला बहन जी ने उनके जीवन को प्रभावित किया या परिवर्तित किया, कैसे गांधी जी के सर्वोदय के जो मूल्य थे, गांधी विचारधारा के जो मूल्य थे, उनके जीवन में कैसे वो आए, कैसे उन्होंने वहां समय बिताया। और ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। और अगर मैं सोचूं कि ये लगभग सन 1952-53 के आसपास की बात होगी, जब वो टिहरी के सुदूर गांव, उनका जो गांव था माली देवल, जो लोग जानते थे, अब तो वो चूंकि डूब क्षेत्र में आ गया, सिराई माली देवल, सिराई उनकी ससुराल हुई बाद में, माली देवल उनका मूल गांव था। अच्छा। और बिमला बहन जी का, चूंकि उनके बड़े भाई विद्यासागर नौटियाल जी जो कथाकार रहे और जो मार्क्सिस्ट नेता थे, मार्क्सवादी नेता थे, विधायक भी रहे, तो वो चूंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े हुए थे लगातार, उनके संपर्क से वो यहाँ आई। तो मैं सोचा कि टिहरी के उस दूर सुदूर माली देवल गांव से कौसानी आ जाना और एक अकेली बच्ची का और यहाँ रह करके पढ़ना, और फिर उसके बाद सुंदरलाल जी से उनका विवाह का प्रस्ताव हुआ। और उन्होंने, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा उस समय कांग्रेस के नेता थे और वो टिहरी जिला कांग्रेस कमेटी थी, उसके महामंत्री थे। और सन 1950 के दशक में कांग्रेस के जिला महामंत्री होना एक बड़ी राजनीतिक हस्ती होती थी। और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राष्ट्रीय आंदोलन से राजनीति में आए थे, तो वैसे भी उनका बहुत बड़ा कद था कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। बट इन्होंने बिमला माता जी से जब उनकी शादी तय हुई तो इन्होंने शर्त रख दी सरला बहन जी के सामने कि आप सक्रिय राजनीति छोड़ करके सामाजिक कामों में और सर्वोदय के और गांधीन विचारों के कामों में जुड़ोगे तो ही मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ये शर्त उन्होंने रख दी। सुंदरलाल जी को मजबूर होकर के राजनीतिक जीवन त्यागना पड़ा और वो फिर सर्वोदय और गांधी विचार और इन सब आंदोलनों से उसके बाद जुड़े। अच्छा। तो वो जो उनके जीवन की कथा थी कि फिर उन्होंने सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल सिलियारा की शुरुआत की और किस तरीके से वहाँ बुनियादी शाला स्कूल किया। पूरे बूढ़ा केदार घाटी, पूरा जो बाल गंगा घाटी थी बूढ़ा केदार से लेकर के वहां तक, वो चाहे मंदिर प्रवेश का आंदोलन हो, चाहे नशाबंदी का आंदोलन हो, चाहे भूदान का आंदोलन हो, या फिर बाद में
जब चिपको का संघर्ष शुरू हुआ है, चिपको आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय गढ़वाल के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, कुमाऊं के कार्यकर्ताओं के लिए सिल्यारा आश्रम जो था वो एक तरीके से मुख्य केंद्र जैसा बन गया था। तो तमाम लोग बिहारी लाल जी से लेकर के धूम सिंह नेगी जी से लेकर के आपके विजय जरधारी और उस पीढ़ी के जितने भवानी भाई से लेकर के जितने कार्यकर्ता थे, उन सब का जो लगातार निरंतर जो आना होता था वो सिल्यारा आश्रम होता था। जिस तरीके से सिल्यारा आश्रम एक समय में 70 और 80 के दशक में पूरी, वैसे तो 60 के दशक में पूरा आंदोलनों के नाम रहा, बालगंगा घाटी में या यूं कहें कि टिहरी में छुआछूत विरोधी जो आंदोलन था और मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन था वो बहुत जबरदस्त आंदोलन था उस समय में। उस दौर की तो अब बात भी कम होती है कि किस तरीके से धर्मानंद नौटियाल जी, बिहारी लाल जी के पिताजी और इन सब लोगों ने मिलकर के बूढ़ा केदार मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए सुंदरलाल जी के साथ कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें मार तक खाई और उन पर हमला तक हुआ मंदिर प्रवेश को लेकर के। लेकिन उस पूरी घाटी में, पूरी टिहरी में वो दलित बस्तियों में पढ़ाने को लेकर के बराबर सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक बराबरी की आंदोलनों की बात, ये सब अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से बिमला बहन जी से ही ये शुरू हुआ, बिमला माँ जी से ये वहाँ शुरू हुआ। सुंदरलाल जी उसमें सहायक बने। बाद में जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय वो पूरा सिल्यारा आश्रम जो था वो कार्यकर्ताओं के लिए एक तरीके से वैचारिक केंद्र, रहने का केंद्र और तमाम नेतृत्व का केंद्र सब कुछ बना। और जब सुंदरलाल जी ने तय कर लिया कि वो सिल्यारा आश्रम छोड़ करके गंगा जी के किनारे गंगा हिमालय कुटी में आ गए टिहरी बांध के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो बिमला माता जी उनके साथ वहीं आ गई। और फिर वो बरसों तक, जब तक गंगा हिमालय कुटी टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा, तब तक गंगा हिमालय कुटी में तमाम कार्यकर्ताओं का आना जाना, रहना, उनका भोजन, वो सारे इंतजामात जो थे वो बिमला माता जी के हाथ से ही होते रहे। और मैं तो चूंकि 6 बरस वहां रहा तो मुझे पता है कि वो कितनी कुशलता से रसोई से लेकर के सुंदरलाल जी के लेखों की प्रूफ रीडिंग करने तक का काम करती थी। उनका इतना बड़ा आयाम था कि वो जहाँ एक तरफ कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बना रही होती थी, वहीं गंगा हिमालय कुटी की साफ सफाई रख रखाव का ध्यान रख रही होती थी। उसी समय वो बाहर से आ रहे तमाम जो पत्रकार हैं या अन्य जो जिज्ञासु हैं या जो कार्यकर्ता समाज, अगर सुंदरलाल जी नहीं है तो उनके बातों का जवाब दे रही होती थी। उनको गंगा हिमालय कुटी और गंगा बचाओ आंदोलन के बारे में, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन के बारे में ब्रीफ कर रही होती थी। सुंदरलाल जी होते थे तो उनके रहने खाने के साथ साथ वो जो लिखते थे लेख आदि, उस समय अखबारों के लिए जो प्रेस नोट लिखते थे उनको पढ़ करके अगर उसमें कुछ करेक्शन लगवाना होता था तो वो भी लगाने का काम वो करती थी। बिमला जी ने खुद कभी लिखा कोई अपनी आत्मकथा? नहीं, शायद उन्होंने ये कभी नहीं लिखा, मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस बीच लिखा हो तो। लेकिन पहले कभी उन्होंने इस तरीके से, उस समय उनके पास समय ही नहीं होता था। वो सामान्य जीवन में सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो लगातार काम करती हुई दिखाई देती थी, लगातार एकदम। और सुंदरलाल महिला दृष्टिकोण से अगर देखे तो मुझे लगता है अगर वो घर के कामों से अगर वो निवृत्त होती या छूट मिलती तो वो शायद लिखती कुछ बढ़िया ना, शायद वो मुझे ये पता नहीं है कि उनका लिखने का कौशल कितना था, बट मैं ये जानता हूँ उन्होंने जो किया अपने जीवन में वो सर्वोत्तम किया। क्योंकि वो लिखने से इतना होता कि अगर वो कुछ लिखती तो शायद उनके बारे में लोग ज्यादा जानते, लेकिन वो जितनी संतुष्टि के साथ अपना जीवन जी गई और उन्हें जितनी ईमानदारी के साथ अपने उन तमाम कामों को, दायित्वों को निभाया जो जिनकी कहीं गिनती तक नहीं होती है। और मैं तो ये बहुत साफ तरीके से कहता हूँ कि और सुंदरलाल बहुगुणा जी के काम को जो ऊंचाई मिली, सुंदरलाल जी के काम को जो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली, उसके पीछे बिमला माता जी का जो नेतृत्व था या उनकी जो कुशलता थी या उनका जो व्यक्तित्व था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कई मौके ऐसे होते थे जब सुंदरलाल जी प्रवासों पर होते थे, लंबी लंबी यात्राओं पर होते थे, लेकिन लोग आते थे देश दुनिया भर से ये जानने के लिए कि सुंदरलाल बहुगुणा क्या कर रहे हैं। तो उस समय उनको उस काम के बारे में बिमला माता जी ही ब्रीफ करती। वो असल में वो उनकी स्पोक्समैन थी, या यूं कहा जाए कि बिमला माता जी जैसे सोच रही थी सुंदरलाल बहुगुणा वैसे ही काम कर रहे थे। और इनकी जो सोच थी, बिमला माता जी की जो सोच थी, वो सरला बहन से आती, क्योंकि सरला बहन उनकी प्रथम शिक्षिका रही है। और वो मैं कई बार ये कहता हूँ कि कितना जबरदस्त एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है, ये मानना चाहिए कितना अद्भुत सरला बहन का योगदान है कि वो इंग्लैंड से आकर के, जर्मन और इंग्लैंड दोनों की संतान है, और वहां से यहाँ आ गई और अपने जीवन का पूरा लगभग 2/3 हिस्सा या अपने जीवन के 3 दशक 4 दशक उन्होंने यहाँ इस छोटी सी जगह में गुमनाम तरीके
तरीके से उन तमाम लोगों को खड़ा करने में खर्च किया जिन्होंने अगले 30 साल 40 उनके रहते हुए भी और उनके बाद भी पूरे उत्तराखंडी समाज को गांधीयन मूल्यों से, सर्वोदय मूल्यों से, प्रकृति और पर्यावरण के आंदोलनों से जोड़ के रखा। जितने भी ये जो आंदोलनात्मक तरीके से नेचर है जो हम सब लोगों का भी है, उसमें जो रचना और आंदोलन दोनों का जो समावेश था, मैं उसमें बहुत साफ गोई के साथ ही कहना चाहता हूं कि सरला बहन ने जो किया वो बहुत अद्भुत योगदान था। वो केवल बिमला माता जी का ही नहीं था, बिमला बहुगुणा जी का ही नहीं था। वो चाहे राधा बहन को देख लीजिए, देवकी बहन को देखिए, शोभा बहन को देखिए, बिमला बहन को देखिए, शशि प्रभा दीदी को देखिए, उसके बाद तमाम और है। अगर आप गिनेंगे तो आपको 101 ऐसे नाम मिलेंगे जिनका नेतृत्व और जिनका वैचारिक प्रशिक्षण सरला बहन ने किया। वो चाहे मान सिंह रावत हो, चाहे धूम सिंह नेगी हो, सुंदरलाल बहुगुणा हो, चाहे सदन प्रसाद मिश्रा हो, इन सब लोग, चाहे बिहारी लाल जी हो, ये एक समय में ये सब लोग सरला बहन को ही अपने एक तरीके से आदर्श और नेतृत्व मानते थे। और ये जो उनका योगदान है सरला बहन का, उस योगदान को आगे बढ़ाने में और उनकी जैसी एक तरीके से ये देखा जाए कि एक समावेशी दृष्टि कि सबको, कार्यकर्ताओं को भी संभालना है, आंदोलन के नेताओं को भी संभालना है, वैचारिक पक्ष भी संभालना है, वो बहुत खूबसूरती से हर जगह बिमला बहन जी ने किया। और अंतिम दिनों में जब सुंदरलाल जी अस्वस्थ हो गए थे और ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, तब भी वो उनके लेखों का वो सारी प्रूफ रीडिंग बिमला माता जी। बिल्कुल। तो भवनदा, इतना साल आप भी उनकी संगत में रहे, उस विचारधारा के साथ भी रहे, कैसा था जो क्षण, भावुक आखिरी जो क्षण थे, थोड़ा सा? हाँ, वो थोड़ा तो होता है, वो तो निश्चित तौर पर। मैं तो जाते समय भी भावुक था। और फिर वहां जितने लोग आए थे, चाहे खाड़ी से अरण्य रंजन है, समीर रतुड़ी है, और धूम सिंह नेगी जी थे, विजय जरधारी थे, और उसके अलावा दयाल भाई थे, जो उनके तमाम जो पुराने अनंत सहयोगी रहे, जो अंतरिम सहयोगी रहे, जिन्होंने उनसे सीखा, उनके साथ काम किया या उनको काम में सहयोग किया, और सब लोग आए थे। और सब लोग, मेरे ख्याल से सब लोग ही भावुक थे, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व एक तरीके से इस तरीके का था कि वो सबको, जिसको वात्सल्य, प्रेम देना, ये सब देना, मातृत्व भाव तो उनमें बिमला माता जी में कूट कूट के भरा था। उतना तो मैंने किसी में देखा नहीं कि उन्होंने कभी, और मैं देखता था वहां पे गाय भाले कुटी में भी, जो भी आ रहा है वो सब उनके लिए ऐसा ही होते थे जैसे उन्हीं के परिवार के लोग। और वो उनका 6 दशक 7 दशक का अभ्यास था। वो कोई मामूली बात नहीं है, 7 दशक तक एक अभ्यास को बना करके रखना, एक अभ्यास को ये करना कि कोई बिना भोजन के नहीं जाएगा, कोई बिना सम्मान के नहीं जाएगा, कोई खाली पेट नहीं जाएगा। जो भी गंगा हिमालय कुटी आ रहा है, जो सिलारा आश्रम आ रहा है, तो कुछ न कुछ उसको भोजन या प्रसाद ग्रहण करके जाना है। तो और वो केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश और दुनिया भर के लोग, तरह का सम्मान उनके मन सबके लिए था। कभी तसल्ली से और विस्तार से हम लोग भी जरूर कर सकते हैं, और सरला बहन पर भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, इसके ज्यादा उनका जो योगदान था, जो सामाजिक योगदान था ना, जैसे सिलारा आश्रम में एक समय में वो भेदभाव को लेकर के, सामाजिक भेदभाव को लेकर के बिमला माता जी इतनी मुखर थी कि आश्रम के लोगों को चाय तक नहीं पिलाते थे लोग गाँव में, उनके अपने घरों में, जो आश्रम में रहता था। अच्छा। हाँ, अच्छा। जब मैं आश्रम में भी रहा हूँ। अछूत घोषित कर दिया था। हाँ, अछूत घोषित कर दिया था, बट वो कभी झुकी नहीं इस बात को लेकर के। उन्होंने अपने यहाँ जो इसका सद्भाव का और समता का जो विचार है, उसको पूरा पोषित किया। उन्होंने कभी इस बात से समझौता नहीं किया। उन्होंने जो बच्चों के लिए बुनियादी जीवन से नवजीवनशाला चलाई, उसमें खुद पढ़ाया, फिर पढ़ाने के लिए शिक्षकों को रखा, खेती के गुण, स्वावलंबन के गुण, और तमाम, और एक बहुत शानदार पुस्तकालय भी उन्होंने वहाँ मेंटेन करके रखा था सिलारा आश्रम में। तो वो गुण था उनमें, उस तरीके से उनका योगदान रहा। और उनका सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा को सुंदरलाल बनने के लिए प्रेरित किया और मौका दिया और सहयोग दिया। जी वृंदा, आखिरी चलते चलते एक सवाल, एक जिज्ञासा कि उनके जाने के बाद क्या गांधीयन इस राजनीति को या उनकी जो विचार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ है, उनके पीछे कोई शक्तियां हैं, कुछ महिला शक्ति हैं जिनको हम कहें कि हाँ वो विचार अब आगे भी बढ़ेगा? एक तो मैं बहुत साफ कोई से ये कहना चाहता हूँ सुनीता जी कि सर्वोदय आंदोलन का एक बहुत सबल पक्ष है कि एक समय में सर्वोदय आंदोलन ने हजारों लोगों को प्रेरित किया, ट्रेन किया, और वो उन लोगों को सामाजिक काम के लिए उन्मुख और उस विचारधारा की निरंतरता और परंपरा के लिए तैयार किया।
पर पता नहीं कब वो धीरे धीरे सर्वोदय का पूरा आंदोलन बहुत ही निजी आस्था पर आकर के टिक गया। आपकी आस्था है गांधी जी पर, आपकी आस्था है सरला बहन पर, आपकी आस्था है सर्वोदय पर, तो आप अपना जीवन वैसे जिएंगे, लेकिन उस जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए पीछे से कोई परंपरा बन रही हो, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। और बिमला माता जी की, सुंदरलाल जी और बिमला माता बहन जी के जाने के बाद जब पर्वतीय नवजीवन मंडल सिलियारा को अगर उनका उत्तराधिकारी स्थान मान लिया जाए, उनकी उत्तराधिकारी संस्था मान लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वहां अब कोई ऐसा आदमी है जो उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये अभाव तो हमेशा हमें सालता रहेगा। हो सकता है कि ये जो रिक्तता है इसकी पूर्ति के लिए कोई नया विचार, कोई नया नेतृत्व, कोई नया व्यक्ति सामने आएगा, बट अभी तो ये रिक्तता है बनी हुई। जी। बहुत शुक्रिया भुवन पाठक जी, आपने आपके नजर से हमारे तमाम हिमालयन डायलॉग्स के सुनने वालों ने बिमला दीदी को जाना, समझा। बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया सुनीता जी, आपके और आपके तमाम श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और